हेलो भूमि। हेलो राधिका, मेरी आवाज आ रही तुम लोगों को क्लियर? क्या मेरी आवाज आ रही है तुम लोगों को? हाँ जी राधिका जी। हाँ भैया। मेरी आवाज? हेलो भूमि। भूमि, भैया नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। और बताओ, क्या हाल चाल है? कैसे गए एग्जाम? रिजल्ट आ गया? रिजल्ट नहीं आया। पता चल गया? नहीं अभी बता। पता है हमारे स्कूल वाले कॉपी नहीं दिखा रहे क्योंकि ना हम्म। दो बच्चे ना हमारे स्कूल के ना भग गए थे, तो इस डर से कि बच्चे टेंशन ना आ जाए इसलिए कॉपी नहीं दिखा रहे। भाग गए थे मतलब? आपको नहीं पता? वो जो दो छोटे बच्चे थे, वो मेहरा मेहरा, हाँ। तो वो तो छोटी क्लास के हैं ना, तो कॉपी नहीं दिखा रहे मतलब क्या हो गया इसमें? मतलब ये डर है कि ऐसे बच्चे डर जाते हैं इसलिए अभी दिखाई नहीं दे, ऐसे ही कह रहे थे वो। अब अच्छा। पता नहीं। अच्छा, देखो अभी हमें क्या पढ़ना है, 1947 से लेकर 1990 में प्लानिंग पढ़ी हमने? नहीं पढ़ी? हाँ। पढ़ी। अब इस प्लानिंग के अंदर और क्या एक्टिविटीज ऐड हो जाएंगी? तो उन्होंने बोला यार प्लानिंग में ना ये बताओ कि इसी टाइम पीरियड में देखो, एक तो हमने 1947 से लेकर 1947 से पहले, बिफोर 1947 हमने पढ़ा है। किस में पढ़ा है? ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस में, सेकंड से। चैप्टर 1 में, अच्छा। है ना? ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस में तो हमने पढ़ा ही है ये। हाँ हाँ। ठीक है। अब हमें पढ़ना है 1947 से लेकर 90 में अपने जो तीन एरिया थे, कौन कौन सा? एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ठीक है, एंड फॉरेन ट्रेड। ये नया चैप्टर है? ये देखो मैं बताता हूँ, ये एक्चुअली अगर मैं एनसीईआरटी की बात करूँ तो एनसीईआरटी ने चैप्टर नंबर 2 के अंदर ही मिक्स कर रखा है उसको। ठीक है। मगर अगर हम थोड़ा अलग से देखें, रिफ्रेशर्स बुक को देखें, तो ये चैप्टर नंबर 3 बन जाता है, ये 4 बन जाता है, ये 5 बन जाता है। मगर इसका मर्जर कहाँ पर है? चैप्टर नंबर 2 में ही है, अकॉर्डिंग टू दी एनसीईआरटी। बट क्योंकि हमें थोड़ा डिटेल पढ़ना होता है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन बहुत डिटेल में होते हैं, ठीक है, तो हम इन चीज़ों को पढ़ते हैं। ठीक है, क्या पढ़ना है जरा देखो। टॉपिक का नाम ही क्या है? फीचर्स पढ़ने हैं, प्रॉब्लम्स पढ़ने हैं, पॉलिसी पढ़नी है। किसकी? एग्रीकल्चर की। कब की? 1947 से लेकर 90 तक की। उसके बाद की नहीं है अभी ये। ठीक है, आ रही बात समझ? क्या पढ़ना है? फीचर्स, प्रॉब्लम्स, पॉलिसीज, एग्रीकल्चर के। कब के? 47 से लेकर 90 तक के। हम्म। अब क्या होता है आगे, जरा हम देखते हैं। यार ये राधिका, यार ये गायब रहती है लड़की हमारी एक, अंजलि। पता नहीं कहाँ है। चलो, तो देखो क्या होता है। अब से यहाँ आप जा इतने बजे लोगे? है। इतने ही बजे क्लास लोगे? नहीं नहीं यार, आज थोड़ा सा मतलब क्या बताऊँ मैं, सोच मैं रहा तो था कि सो रखी थी 4 बजे, वो तो नेट भी नहीं ऑन था, वो तो मैंने 5 बजे देखा। अच्छा अच्छा अच्छा। अरे कभी कभार ना, अभी थोड़ा मैं अभी बना रहा हूँ, अभी ना इसका सेटअप भी बना रहा हूँ अभी। अभी सेटअप क्या बना रहा हूँ कि एक्चुअली अभी जैसे तुम्हें स्क्रीन दिख रही है और मेरी वॉइस तो नहीं आ रही है ना, इतना काम हो रहा होगा। अंजलि आ गई। ठीक है, तो मेरी वॉइस तो नहीं आ रही है और आपको स्क्रीन दिख रही है, यही हो रहा है ना भूमि? हाँ। तो अब क्या करना है मेरे को? अब मैं एक दो दिनों के अंदर, एक दो दिन नहीं, थोड़ा सा चीज़ें मुझे भी समझने में टाइम लगता है ना थोड़ा बहुत। ठीक है, तो आज के लिए क्या है ना, अपने लिए टेक्नोलॉजी है तो सही, मगर टेक्नोलॉजी के लिए लोग चाहिए। अब मैं इंडिविजुअल पर्सन के बेसिस पे यहाँ काम कर रहा हूँ, तो कुछ दिनों में ना मेरी स्क्रीन भी, मतलब मेरा मेरा फेस भी आपको दिखेगा, सेम एज जूम, बट मुझे आपका नहीं दिखेगा। कंडीशन यही है उसमें। ठीक है, बस हम किसी और फील्ड में नहीं जा सकते, हमें एप्लीकेशन बेस्ड होना है। पहला नंबर कि आपको कोई आईडी, कोई पासवर्ड की रिक्वायरमेंट नहीं होती इसमें। आप इसमें आते हो, सीधा क्लास शुरू होती है और क्लास ले लेते हो। सबसे बड़ी बात, क्लास छूट जाए, जहाँ से छूटे रिकॉर्डेड फॉर्म में से देख लो। जब रिवीजन करना है तो रिकॉर्डिंग देख लो, चाहे 1.5 की स्पीड में चलाओ, 1.75 में चलाओ, चाहे 2x में चला लो। यस और नो?
भूमि चलाया तुमने से? क्या? रिकॉर्डेड चलाया नहीं चलाया अभी तक? नहीं। अच्छा चलो सही है। अभी हमारा कुछ फायदे तो हैं, मगर अब थोड़ा सा मैं इम्प्रूवमेंट कर दूंगा। और जब इम्प्रूवमेंट कर दूंगा तो मे भी देखो अक्टूबर तो नहीं कहूंगा मैं, मतलब अच्छा इम्प्रूवमेंट तो मैं नवंबर से मिलना चालू हो जाएगा स्क्रीन का। चलो अभी हम देखते हैं। और अब क्या पढ़ना है? फीचर्स पढ़ने, प्रॉब्लम्स पढ़नी है, पॉलिसी पढ़नी है एग्रीकल्चर की। बट सबसे पहला टॉपिक पढ़ना है इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन द इंडियन इकोनॉमी। बहुत नॉर्मल सी बात है, एग्रीकल्चर का इंपॉर्टेंस पढ़ना है। एग्रीकल्चर का इंपॉर्टेंस पढ़ना है किसी भी इकोनॉमी में, नॉट इंडियन इकोनॉमी, किसी भी इकोनॉमी, यहाँ पर मैं ऐसे बोल सकता हूँ। फिर पढ़ने की इंडियन जो एग्रीकल्चर है, यहाँ पर इंडियन एग्रीकल्चर, भारत के अंदर जो खेती है उसके फीचर्स कैसे हैं। अब वो फीचर आपके हिसाब से, फीचर तो फीचर होते हैं, वो आप देखोगे वो अच्छे फीचर हैं कि बुरे फीचर हैं, बस हैं तो हैं। एक आदमी भैया ऐसा है, एक एक आदमी, ठीक है, ऐसा है, ठीक है, और एक आदमी ऐसा है, ठीक है। तो भाई ये ऐसा है तो है ना, अब आप कुछ थोड़ा कह सकते हो उसको। ठीक है, हम्म। एक सेकंड रुकना। देखो भाई, तो यहाँ पर हम फीचर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर पढ़ना है। फिर पढ़ना है कि इंडियन एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम्स कौन कौन सी हैं। आप देखोगे कि जो फीचर हैं अपने आप में वही प्रॉब्लम्स भी हैं। और फिर देखेंगे रिफॉर्म्स को, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और चैप्टर खत्म होगा यहाँ जाके। ठीक है, ये। फिर हम पढ़ेंगे अचीवमेंट्स को, एग्री एग्रीन रिफॉर्म, जिसमें ग्रीन रेवोल्यूशन का जिक्र आने वाला है। तो सबसे पहला पॉइंट ये, फर्स्ट पॉइंट नंबर पे इंपॉर्टेंस, सेकंड में फीचर, थर्ड में प्रॉब्लम, फोर्थ में एग्रीन रिफॉर्म, फिफ्थ में ग्रीन रेवोल्यूशन, और इस तरीके से हम 5 पॉइंट्स में चैप्टर को फिनिश करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंस, एग्रीकल्चर का इंपॉर्टेंस क्या होता है। ठीक है, तो जरा यहाँ पर से देखते हैं कि किसी भी इकोनॉमी में एग्रीकल्चर का क्या इंपॉर्टेंस है। किसी भी इकोनॉमी में देखो भाई, इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन दी इंडियन इकोनॉमी, जैसा यहाँ लिखा हुआ है। तो देखो इसके कुछ पॉइंट्स हैं और आपको मेरे हिसाब से याद करने चाहिए, कभी भी आपको काम आ सकते हैं, जरूरी नहीं है कि डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पर बने। पहला नंबर आता है कॉन्ट्रीब्यूशन टू जीडीपी। ठीक है, दूसरा आता है सप्लाई ऑफ वेज गुड्स। अब दोनों इंपॉर्टेंट, दोनों ध्यान से समझना। ठीक है, मैं अंजलि को सुनना चाहता हूँ। अंजलि, मेरी बात समझ आ रही तो मेरी, तो आप माइक ऑन कर सकते हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या आता है, सबसे पहला कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। अब मुझे पता है और लोग समझेंगे, तो ध्यान रखना, इस लाइन को समझना जरा ज्यादा जरूरी है। ठीक है। अंजलि माइक ऑन कर सकते हैं मैडम आप? करोगे भाई माइक ऑन? यार ये लड़की तो माइक ऑन ही नहीं कर रही यार, क्या हो गया इसको? हाँ, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या अंजलि को? अब आई है। हाँ अंजलि, आवाज आ रही मेरी? हाँ सर। आप सुनो जरा इधर। देखो सबसे पहला, इंडियन इकोनॉमी के अंदर एग्रीकल्चर का इंपॉर्टेंस पूछ रहे हैं। तो नॉट ओनली इंडियन इकोनॉमी, इन एवरी इकोनॉमी में क्या होता है, कभी भी एग्रीकल्चर में जो भी काम होगा, जो भी एग्रीकल्चर से पैसा कमाया जाएगा, ठीक है, पैसा अर्न होगा, क्या वो जीडीपी का पार्ट होगा नहीं होगा? यस और नो? होगा नहीं होगा? हम्म, बोलो भाई। क्या हुआ अंजलि, मेरी आवाज आ रही तुम्हें? हाँ सर। तो मैं बोलूँ मतलब जो यस? हाँ हाँ बोलो। एग्रीकल्चर से जो भी होगा वो जीडीपी पे आएगा, हाँ, मतलब जीडीपी में कैलकुलेट होगा। जीडीपी क्या होती है? ग्रोस डोमेस्टिक हमने प्रोडक्ट। क्या बोला था, सम टोटल ऑफ मार्केट प्राइस ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी, यही तो बात है हाँ। भाई। इकोनॉमी में जितना भी
मार्केट प्राइस पे ऑल गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनकी टोटल वैल्यू को। अब टोटल वैल्यू कहीं से भी आए ना, तो वो एग्रीकल्चर से आए तब भी तो बात बनेगी ना। यस और नो? तो ये जीडीपी में कमाई गई इनकम, जो भी जीडीपी में कमाई जा रही है इनकम, वो ऐड होगी, बहुत नॉर्मल सी बात है। अब मैं यहाँ जो समझाना चाहता हूँ सुनना जरा है। तो एग्रीकल्चर मेक्स अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, जीडीपी में अच्छा कंट्रीब्यूशन होता है इंडिया में। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्लानिंग, कंट्रीब्यूशन टू एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ जीडीपी हैज बीन रेंजिंग 51 से लेकर 51 टू 17.4% ऑफ द डिफरेंट ईयर। देखो भाई, अब वो क्या बोलते हैं जरा हम यहाँ पर सीधा सीधा लिख देते हैं। इट हैज टेंडेड टू 51% 1950, ठीक है। 51% 1950 के टाइम पर 51% थी, और अगर आप देखोगे तो ये क्या लिख रहा है, 17.4% 2016-17, 17.4% 2016 और 17, ठीक है। अभी आपको यहां पर से मैं इधर ले जाता हूं। देखो ये लिखा है मैंने यहाँ पर, ये लिखा है हमने एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर का जीडीपी कंट्रीब्यूशन, जीडीपी कंट्रीब्यूशन। तो जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना है, 1950 में था 51%, 2016-17 में हो गया 17.4%। अगर हम देखें अकॉर्डिंग टू द जीडीपी, तो जीडीपी बाई एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है, घट गई है ऐसा लग रहा है, ठीक है। जीडीपी बाई एग्रीकल्चर सेक्टर ऐसा लग रहा है घट गया है, ठीक है। तो हम लिख रहे हैं इट अज्यूम्स दैट, इज अज्यूम दैट एज जीडीपी बाई एग्रीकल्चर डिक्रीजेस, ठीक है, बट नॉट, बट ऐसा नहीं हुआ। तो कैसा हुआ है भाई ये, तो मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ है। देखो भाई एक नॉर्मल सी बात समझना, 1950 में एक व्यक्ति है, उसके 3 बेटे हैं, उसका नाम है प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर। टोटल इनकम 100% आती है उसके घर में, मान लो 10,000 रुपये आते हैं। 10,000 रुपये में से 5100 रुपये प्राइमरी सेक्टर लेकर आता है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं अभी यहाँ पर, ठीक है, प्राइमरी सेक्टर लेकर आता है। और मान लो एग्जाम्पल यहाँ पर फिर से कि 2,000 रुपये सेकेंडरी सेक्टर लाता है, और बचे हुए 2,900 रुपये, ठीक है, कौन लाता है, टर्सरी सेक्टर लाता है। तो अपने आप में अगर देखोगे तो 51% ये हो गया, 20% ये हो गया, और 29% ये हो गया। बट जैसे ही समय बदला, ठीक है, तो 2016-17 के अंदर, ठीक है, बाई परसेंटेज एग्रीकल्चर सेक्टर, मतलब जो पहला वाला पुत्र था, वो 17.4% लेकर आता है, ठीक है। तो क्या जीडीपी घट गई है, सवाल ये आ रहा है, क्या जीडीपी घट गई है? तो आप बोलोगे यार 51% था, ये 17.4% हो गया, तो ऐसा लग तो रहा है कि जीडीपी घट गई है एग्रीकल्चर सेक्टर से मिलने वाली, जो एग्रीकल्चर सेक्टर से जीडीपी मिलती है वो घट गई है। बट मैंने लिखा है यहाँ पर नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? देखो भाई, ये एक 10,000 रुपए की इनकम होती होगी जीडीपी की। आज मान लो, आज मान लेते हैं ये इनकम ऐसी हो गई है, देखो कितनी हो गई है, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो 10 करोड़ का 17.4% कितना होगा? एग्जाम्पल है ये, सिर्फ एग्जाम्पल है, कोई डेटा नहीं है, ध्यान रखना, ओनली एग्जाम्पल है ये। तो 17%, देखो 1 करोड़ का 17 निकालेंगे ना तो 17 लाख होगा, ठीक है। और अगर 10 करोड़ का 17 निकालेंगे तो 1.74 करोड़ होगा। तो मुझे बताओ, 5100 रुपए के मुकाबले आज 1.74 करोड़ निकल रहा है, तो ये वैल्यू जीडीपी की घटी है कि बढ़ी है? सवाल ये है, बताओ भाई। बताओ जी, घटी है कि बढ़ी है? माइक ऑन करो कोई भी, और जिसको समझ नहीं आया वो फिर पूछेगा मुझसे माइक ऑन करके ही।
अरे ये बोलो, समझ आया तो यस, नहीं आया तो नो। जिसको नहीं आया वो माइक ऑन करो। बढ़ गई। भूमि ने लिखा है बढ़ गई, और राधिका और अंजलि ने कुछ नहीं लिखा, और डाउट है तो भाई मुझे पूछो ना। तुम लोग पूछोगे नहीं तो कैसे होगा भाई। राधिका या अंजलि, माइक ऑन करो फटाफट। अंजलि ने करा। हाँ, अंजलि बताओ क्या हुआ, बड़ी की घटी? सर वो पैसे तो बढ़े हैं लेकिन इसमें परसेंटेज ही कम आई है। परसेंटेज कमाई है तो हम बोलते हैं बाई परसेंटेज इट डिक्रीजेस, बट बाई वैल्यू इट इंक्रीजेस। इंक्रीज। परसेंटेज के मामले में घटने का मतलब यह है कि ये 2,000 रुपए कमा रहे थे ना, इनका डेवलपमेंट एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट से तेज हुआ है, बस बात ये है। बस बात क्या है कि एग्रीकल्चर का भी डेवलपमेंट हुआ, सेकेंडरी सेक्टर का भी डेवलपमेंट हुआ, टर्सरी सेक्टर का भी डेवलपमेंट हुआ। मगर जो सेकेंडरी सेक्टर का डेवलपमेंट है और टर्सरी सेक्टर का डेवलपमेंट है, उससे बहुत तेज डेवलपमेंट किसका हुआ है? नहीं सॉरी, एग्रीकल्चर का जो डेवलपमेंट है उससे बहुत तेज किसका डेवलपमेंट हुआ है? सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर का। आई बात समझ? इसलिए परसेंटेज के मामले में वो घट गया, बट वैल्यू के मामले में नहीं घटा है, वैल्यू तो बढ़ी है उसकी भी। आई बात समझ? रहना है इतनी बात। हाँ अंजलि हाँ ठीक है। राधिका कुछ कह रही है, राधिका बोलो एक बार फिर से। हम्म। हाँ राधिका बताओ। भैया समझ नहीं आ रहा है, ये थोड़ा सा भाई एक समझा। चीज बताओ पहले, तुम्हारे घर में तुम्हारे पिताजी के 3 पुत्र, 3 बच्चे, मतलब पुत्र का मतलब यहाँ पर पुत्र पुत्र पुत्री, ठीक है? जो हम्म। बड़ा वाला प्राइमरी सेक्टर है वो कमा रहा है 5100 रुपए, एक कमा रहा है 2000, एक कमा रहा है 2900। ठीक है, टोटल तुम्हारे घर में 10,000 रुपए की इनकम आ रही है, ठीक है? ठीक है। अब 50-60 साल बाद ऐसा होता है कि जो पहला नंबर जो कमाता था 5100, ठीक है, आज उस वो कमाने लगा है, मान लो कितना, 1,74,00,000 रुपए कमा रहा है साल के। अब कितने कमा रहा है? 1,70,000। 1,74,00,000 कितना? 1,74,00,000। अब देखो, मगर जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर है, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर है, पहले वाले डेटा में देखोगे तो पहले वाले डेटा में आपको देखने को मिल रहा है कि ये दोनों मिलकर 49 कमा रहे हैं, ठीक है, और ये अकेला 51 कमा रहा है। मगर अगले में ये दोनों मिलकर 82.6% कमा रहे हैं। बात समझ आ रही है? इसका मतलब ये दोनों अगर इतना कमा रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि जो सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर है, इनकी इनकम एग्रीकल्चर की इनकम से तेज बढ़ी है। बड़ी तीनों की ही है, तीनों ने ही ग्रोथ किया है, मगर उनका तेज हुआ है। तो जब हमने आपस में रेशियोज देखे तो पता चला कि उनका ग्रोथ एग्रीकल्चर से बहुत तेज हो गया, और इसलिए पहले वो अकेला 51% शेयर कमाता था, आज वो तीनों में टोटल में देखा जाए तो 17.4% कमा रहा है। मगर अकॉर्डिंग टू दी वैल्यू तो बहुत बढ़ चुकी है ना। बात समझ आ रही है? वैल्यू बढ़ी है, परसेंटेज के मामले में अगर कंपैरिजन देखा जाए तो घटा है वो। बात समझ आई अब? हाँ भैया। ठीक है, अब देखो जरा आगे पढ़ते हैं, माइक ही ऑन रखना, तुम ही रखना ऑन। देखो क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, ये सुनना भाई। इट हैज टेंडेड टू डिक्लाइन ओवर टाइम फ्रॉम एज हाई 51% 1950 टू 51 19 17.4% 2016-17। However, the decline in percentage contribution of agriculture to GDP does not indicate the decline in importance of agriculture in the economy। इसका मतलब ये इंपॉर्टेंस नहीं घट रहा, इंपॉर्टेंस का मतलब वैल्यू नहीं घट रही। इट ओनली इंडिकेट द रिलेटिवली, कि ये रिलेटिवली बता रहा है, ठीक है? अब वो क्यों बता रहा है? बिकॉज फास्टर ग्रोथ ऑफ सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी हुआ है। बात समझ आई मैडम? मैडम जी बात समझ आई? पक्का? तो मुझे बताओ वेज गुड्स क्या होते हैं? अगर आपसे कोई पूछ ले वेज गुड्स किसे कहते हैं, हिंदी में कहते हैं इसे मजदूरी वस्तु। क्या होते हैं वेज गुड्स? जो तो जो ये बेचने के लिए ऐसे हैं, खाने के लिए तो बेचने जो होते हैं। खाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है, इसका मतलब जो डेली रूटीन की जो चीजें ग्रॉसरी टाइप की होती हैं, वो तो वेज गुड्स आर द नेसेसिटीज ऑफ लाइफ।
एवरीथिंग विच आर नेसेसिटीज इन लाइफ, सच गुड्स आर वेज गुड। जैसे कि गेहूं, चावल, दालें, पल्सेस, मेज, बाजरा, ऑयल सीड, ये सब चाहिए ना, तो इसे कहते हैं हम वेज गुड्स। तो भाई देखो, पहला नंबर क्या इसका इंपॉर्टेंस है कि एक तो हमारे देश की ये इनकम को बढ़ाता है, इनकम बोले तो देश की इनकम बोले तो जीडीपी को बढ़ाता है। दूसरा, भारत के अंदर वेज गुड्स देता है। एग्रीकल्चर प्रोवाइड वेज गुड टू कितना, 121 करोड़ पीपल ऑफ इंडिया, नहीं 142 करोड़ पीपल इन इंडिया। और साथ ही साथ लगभग 70 करोड़ जानवरों को भी तो वेज गुड दे रहा है, एग्रीकल्चर ही तो दे रहा है। अपने आप थोड़ा घास उग जा रही है। अगर हम छोड़े ही ना, सब जगह कंक्रीट बिछा दें, तो कुछ होगा? बताओ भाई, राधिका होगा? फिर तो इसलिए बोल रहे हैं कि सिर्फ इतना ही नहीं, और चीजें भी दे रहे हैं। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। फटाफट 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 देखते हैं। सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल, सोर्स ऑफ डिमांड फॉर द इंडस्ट्रियल गुड्स, कंट्रीब्यूशन टू द इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, ये चारों पॉइंट, 4 पॉइंट और पढ़ेंगे पहले। अब जरा समझते हैं क्या भाई, क्या हमारा जो एग्रीकल्चर है वो एम्प्लॉयमेंट देता है, जो लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है? हाँ जी हाँ, यस यस यस। अगर मान लो एग्रीकल्चर नहीं होता तो 82% तो सीधा सीधा बेरोजगार तो उसी टाइम पर थे जब भारत आजाद हुआ था। तो इसका मतलब आज भी कोई व्यक्ति बेरोजगार बेरोजगार नहीं कह सकते, क्योंकि वो वर्किंग पॉपुलेशन है वहां पर की, इंडिया की। तो बहुत सारे लोगों को सिर्फ एग्रीकल्चर से जॉब मिला हुआ है, चाहे वो खेती बाड़ी में कर रहे हैं, कोई गेहूं उगा रहा है, कोई चावल उगा रहा है, कोई टमाटर, फल, सब्जियां। और नॉट सिर्फ इतना ही नहीं, जो सामान मार्केट में पहुंच रहा है वो भी तो देखो, मार्केट में भी तो बहुत सारा सामान पहुंच रहा है भाई। इतने बड़े बड़े बाजार चल रहे हैं, चल रहे नहीं चल रहे, बताओ मेरे को, बोलो भाई। हाँ चल रहा है। इतने बाजार चल रहे हैं, तो बाजार भी अपने आप में एग्रीकल्चर की वजह से तो चल रहे हैं। अगर एग्रीकल्चर ही नहीं होता तो वो जॉब नहीं मिल रही होती उन्हें। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, in India, agriculture is a significant source of employment. Over 50% of working population in India engaged in agriculture sector, implying that agriculture is a principal source of subsistence for the people in the India. बहुत नॉर्मल सी बात है, इतने लोगों को जॉब दे रहा है। सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल, आज आपका जो सेकेंडरी सबसे बड़ी चीज क्या है? आज कोई बोले कि प्राइमरी सेक्टर खेती बाड़ी की क्या जरूरत है, जो सेकेंडरी सेक्टर है जिसे कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग, अगर एग्रीकल्चर सेक्टर ही ना हो, प्राइमरी सेक्टर ही ना हो, ये सेकेंडरी सेक्टर ठप हो जाएगा। आप सोचो, आपको आपको ड्रेस चाहिए, आपको कपड़ा चाहिए, जो भी कुछ चाहिए पहले प्राइमरी सेक्टर के अंदर बनेगा, ठीक है, फिर वो सेकेंडरी सेक्टर में आएगा। आज आप सोचो, बहुत नॉर्मल सी बात है, मुझे बताओ, ये कपड़ा पहले क्या होता है? पहले खेतों में उगता है, फिर उसे काटा जाता है, काटते हैं, काटने के बाद ही मार्केट में पहुंचता, मतलब काटने के बाद ही वहां व्यापारियों के पास पहुंचता है, उसका कपड़े का डिजाइन बनता है। ये सब जितना भी हो रहा है, ये अपने आप थोड़ा कोई प्लास्टिक थोड़ा ना है ये। ठीक है, तो ये कहाँ बना है? ये लकड़ियां कहाँ बनी हैं? ये नेचर नहीं दिया है, सब नेचर प्रोवाइडेड है हमारा, ये सब है कि नहीं है राधिका, भूमि, अंजलि? हाँ भैया। ठीक है, तो ये सब किसने दिया है हमको? ये सब। अब जो सेकेंडरी सेक्टर है वो किसकी वजह से चलेगा? सेकेंडरी सेक्टर चलेगा ही प्राइमरी सेक्टर की वजह से। आज आप कोई बोले मैं मैगी में खाता हूँ या यिप्पी नूडल खाता हूँ, या फिर कोई बोलेगा मैं तो पार्ले जी का बिस्किट खाता हूँ, कोई गुड डे का, ये सब आ कहाँ से रहा है? ये सब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं। तो एग्रीकल्चर सब आज सुबह से लेकर शाम तक आप जो मर्जी खाते हो, जो दुकानों में मिलता है, या फिर जो बाहर जाके आप फास्ट फूड खा रहे हो, तो सब एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। तो एग्रीकल्चर सप्लाइज इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल लाइक कॉटन फॉर द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कपड़े के लिए कॉटन देता है, ऑयल इंडस्ट्री के लिए सीड्स देता है, शुगर केन देता है चीनी बनाने के लिए। एज अ सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल, एग्रीकल्चर सेक्टर इज अ प्राइमरी सिग्निफिकेंस फॉर द ग्रोथ ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर इन द इकोनॉमी। तो ये सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल, मतलब इसका मेन काम तो यही है। आज सेकेंडरी सेक्टर जो चल रहे हैं वो इसी की वजह से चल रहे हैं। अच्छा, सोर्स ऑफ डिमांड फॉर द इंडस्ट्रियल गुड्स। अच्छा एक चीज बताओ, इंडस्ट्रियल गुड्स मतलब इंडस्ट्री को ये रॉ मटेरियल तो देता ही देता है, मगर आज इंडस्ट्री भी तो इसको देती है क्या? बहुत सोचो, ट्रैक्टर, थ्रेशर, कटिंग मशीन, ये मशीन, और क्या कहते हैं, भूसा निकालने की मशीन, ये सब किसको कौन बेच रहा है? इंडस्ट्रियल सेक्टर किसको बेच रहा है? एग्रीकल्चर के किसानों को बेच रहा है। देखो भाई, तो एग्रीकल्चर सेक्टर इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ डिमांड फॉर द इंडस्ट्रियल गुड्स, जैसे कि कैपिटल गुड्स, जिनमें हम ट्रैक्टर, हार्वेस्टर मशीन, ठीक है, इनको कहते हैं। और एग्रीकल्चर प्रॉस्पेरिटी लीड्स टू इंडस्ट्रियल प्रॉस्पेरिटी, तो एग्रीकल्चर की प्रॉस्पेरिटी इंडस्ट्रियल की प्रॉस्पेरिटी होगी होगी। अच्छा देखो, कंट्रीब्यूशन टू इंटरनेशनल ट्रेड, यस।
आज इंडिया से चाय एक्सपोर्ट हो रही है, जूट हो रहा है, कैशनट हो रहे हैं, टबैको, कॉफी, स्पाइसेस, ये सब एक्सपोर्ट हो रहा है। और इसी की वजह से तो इंटरनेशनल ट्रेड भारत का बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक्सपोर्ट आर सोर्स ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज, पैसा आता है हमें विदेशों का, और जिससे हम डिफेंस गुड्स ले पाते हैं, एज वेल एज क्रूड ऑयल भी, क्योंकि हमारे देश के अंदर क्रूड ऑयल उतना नहीं है। अच्छा देखो, एक पॉइंट यहाँ पर, 3 पॉइंट और देखने को मिल रहे हैं। देखो पहला नंबर क्या है, कॉन्ट्रीब्यूशन टू डोमेस्टिक ट्रेड। डोमेस्टिक ट्रेड के लिए कंट्रीब्यूशन देता है, बहुत नॉर्मल सी बात है, ठीक है। अच्छा, सपोर्ट ऑफ द ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री। तीसरा है वेल्थ ऑफ द नेशन। अब जरा समझना है यहाँ पर एक बार फिर से, ये बोल रहे हैं जो डोमेस्टिक ट्रेड है उसको कंट्रीब्यूट करता है। आज आप हाईवे में चले जाओ ना, हाईवे में चले जाओ, आपको 70% ट्रक सिर्फ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से लदे हुए मिलेंगे। नॉट ओनली दिस, अगर आप देखोगे पूरा का पूरा हमारा जो क्या कहते हैं उसको, ये रेलवे, रेलवे देखोगे ना, जो रेलवे अपनी रेलवे है उसमें भी दो टाइप की ट्रेन चलती हैं, एक चलती है पैसेंजर ट्रेन और एक चलती है मालगाड़ी, ठीक है। और आपको पता है, अगर रेलवे को फायदा कहाँ से होता है, मालगाड़ी से, और वो मालगाड़ी में माल किस 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 क्या जाता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, ठीक है, सबसे ज्यादा जाता है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। तो आप देखो कि पूरी रेलवे पूरा डोमेस्टिक ट्रेड चल किससे रहा है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से। तो एग्रीकल्चर ऑल्सो प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन दी country's domestic trade. This is a born out of the fact that huge expenditure in India incurred on the purchase of the farm product needed by more than 1 billion people in the country. तो भाई हर जगह घर घर पहुंच रहा है, इवन दूध क्या है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। आपके घर में सुबह से लेकर शाम तक सब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट यूज होता है। अच्छा, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को भी सपोर्ट करता है। जाएगा किससे, चाहे वो ट्रक से जाए, रोड से जाए, प्लेन से जाए, शिप से जाए, रेलवे से जाए, जिस मर्जी से जाए, तो पूरा का पूरा ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री कौन चला रहा है, एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर इन इंडिया ऑफर अ क्रूशियल सपोर्ट टू द ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, इसके बगैर तो ट्रांसपोर्ट चलने वाला ही नहीं है। बोथ रेलवेज, रोडवेज, bulk carrier of the farm product in India, implying that agriculture is a significant source of demand and transport industry। सोचो एग्रीकल्चर की क्या वैल्यू है। फिर आता है वेल्थ ऑफ नेशन। मुझे एक चीज बताओ, आज अगर आपसे कोई भी देश रिलेशन तोड़ दे, बोले हमें कोई मतलब नहीं है इससे, तो हम बोलेंगे भाड़ में जा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हमारे पास गेहूं, चावल, दाल, चावल, ये सब कुछ हमारे देश में उगता है, यही हमारा धन है, यही हमारा धन है। नॉट ओनली दिस, सिर्फ इतनी सी बात नहीं है। आप ये सोचो कि जिस मोमेंट पर आप जिस जिस टाइम पे कोविड आया था, कोरोना की मार चल रही थी, तो घरों में अगर खेती बाड़ी का सामान पड़ा था ना, खाने को लेकर चीजें थी, गैस चूल्हा सब भरा हुआ था, तो बोल रहा कोई टेंशन नहीं है, अभी तक तो ये चलेगा। यस और नो, ऐसा हुआ था नहीं हुआ था, है राधिका, भूमि, अंजलि, हाँ भैया। समझ रहे हो ना। तो वेल्थ ऑफ नेशन है कि नहीं है ये। हम्म। देखो क्या लिख रहे हैं, सिग्निफिकेंट कंपोनेंट ऑफ द कंट्रीज वेल्थ बिलोंग टू द एग्रीकल्चर सेक्टर। इन टर्म ऑफ फिक्स एसेट, लैंड ऑक्यूपाइज द हाईएस्ट रैंक इन इंडिया बिसाइड कैपिटल वर्थ करोड़ ऑफ रुपीज स्टे इन्वेस्टेड इन अ मेजर एंड माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट, ठीक है। चलो फिर एक बारी भूमि माइक ऑन करना, और उसके बाद अंजलि, ठीक है। यस भूमि। हाँ भूमि बताओ, बात समझ आई एग्रीकल्चर की इंपॉर्टेंस। सीधा अगर एग्रीकल्चर को सीधा पढ़ो, रेवोल्यूशन रेवोल्यूशन पढ़ना चालू कर दें, तो कोई फायदा थोड़ा ना है, जब तक आपको इंपॉर्टेंस ही समझ नहीं आएगा। ये बुक में। यही तो बुक में नहीं है, एनसीईआरटी में तो नहीं है। मे अच्छा। मे बी आपकी रिफ्रेशर संदीप गर्ग में हो, मे बी, मगर मेरे हिसाब से टीआर जन में होना चाहिए, पहले तो था, ठीक है, और होना चाहिए, नहीं है तो फिर मैं भेज दूंगा, ठीक है। और आप देखो क्या कहते हैं, ये ना पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है, कि अगर आपने अभी इसके बाद ना जो पेपर में टॉपिक आएगा, वो आएगा कौन सा, ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है, टेक्निकल रेवोल्यूशन, टेक्निकल रिफॉर्म्स, लैंड रिफॉर्म। अब आपको समझ तो आना चाहिए कि रिफॉर्म जरूरी क्यों है। वाई वी नीड एग्रीकल्चर सेक्टर इन द इकोनॉमी, क्यों चाहिए भाई एग्रीकल्चर सेक्टर। हम किताबें पढ़ रहे हैं क्या बनना है, डॉक्टर, इंजीनियर, आज हमारी कोई पढ़ाई होती नहीं है, क्या बनना है कि अच्छा किसान। ऐसा कुछ चलता है क्या, चलता है बताओ भूमि, चलता है, नहीं। नहीं चलता ना। अंजलि माइक ऑन करना, अंजलि। तुम लोग पढ़ते पढ़ते इधर उधर तो नहीं होते, ये बताओ भूमि मेरे को।
क्यों? ऐसा क्यों लगता है आपको? क्योंकि मैं बोलता रहता हूँ ना कि तब तक ऑन ही नहीं होता किसी का माइक। मेरा हो जाता है। अभी अंजलि से पूछता, रुको रुको। हाँ अंजलि, घूमते घूमते पढ़ते तुम? नहीं सर, फिर एक जगह फोकस है। तो ऐसा क्यों होता है? मैं बहुत देर तक बोलते रहता हूँ, फिर तुम ऑन नहीं करते माइक को? हैं? बोलो सर मैं मैडम। तो खाना वाना आता है मैं डाल देती हूँ, पता नहीं नेट इशू करता है क्या करता है। अच्छा अभी मैंने अच्छा, इतनी देर से रखा है, फिर तब अभी जाके आए किया है। हो। ओके, नेट इशू करता है फिर ये। चलो अभी मुझे बताओ, इतनी बात समझ आ गई तुम्हें? हाँ समझ आ गई। पक्का ना? ये कितने पॉइंट है? 9 पॉइंट है। जरा कॉपी में लिखना, मिनट्स में। मिनट्स में लिखना, मिनट्स में मतलब 1 मिनट। पहला नंबर, कॉपी तेज चलना चाहिए हाथ सबका, तीनों का। कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी फर्स्ट नंबर, सिर्फ पॉइंट्स लिखने। इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन द इंडियन इकोनॉमी, या एग्रीकल्चर, नॉट ओनली एग्रीकल्चर, इंडियन इकोनॉमी नहीं है ये, सभी इकोनॉमी का हाल यही होना चाहिए, होता भी है। पहला नंबर कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, सेकंड नंबर सप्लाई ऑफ वेज गुड्स, जैसा कि आपको देखने को मिल रहा है। कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, सप्लाई ऑफ वेज गुड्स। नेक्स्ट 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 आ गया हमारा कौन सा? सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल, सोर्स ऑफ डिमांड फॉर द इंडस्ट्रियल गुड्स, कंट्रीब्यूशन टू इंटरनेशनल ट्रेड। एक बार फिर से बोलता हूं मैं। पहला नंबर था कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, दूसरा नंबर था सप्लाई ऑफ वेज गुड्स, तीसरा नंबर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, फोर्थ नंबर सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल, फिफ्थ नंबर सोर्स ऑफ डिमांड फॉर द इंडस्ट्रियल गुड्स, पॉइंट नंबर 6 कंट्रीब्यूशन टू इंटरनेशनल ट्रेड, सेवेंथ नंबर कंट्रीब्यूशन टू डोमेस्टिक ट्रेड, एट नंबर सपोर्ट टू द ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, नाइन्थ नंबर वेल्थ ऑफ नेशन। एग्रीकल्चर इतना इंपॉर्टेंट है अपने लिए, और सिर्फ अपने लिए नहीं, सभी जगहों के लिए, सभी देशों के लिए भी। तो हमने ये कर लिया। यस और नो आप मैसेज में लिख सकते हो। हाँ राधिका, भैया थोड़ा ऊपर कर दो ये खाली पॉइंट है। नंबर 6 7 5 6, वो बोलो। 5 लिखो लिखो फटाफट लिखो। हो गया? राधिका हुआ है? अभी नहीं हुआ कर रही हो। करो 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 फटाफट करो। मैं नीचे कर दो। ओके। हाँ भूमि। हेडिंग हेडिंग ही तो लिखनी है बस। हाँ 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 हाँ, तो लिख लिया। ठीक है, समझ तो आई गया ना? एक एक क्रिश है, ये क्लास ही ज्वाइन नहीं करता, पता नहीं क्या आदमी है ये। उसने फीस दे दी? हाँ हाँ, तो क्यों नहीं कर रहा? पता नहीं। उधर भैया पढ़ा रहे हैं अभी? हाँ हाँ, पढ़ा रहे हैं, वो तो पढ़ा रहे हैं। अभी 1 मिनट है।
हेलो भूमि, ठीक है भाई, देखो आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, डन है। तो आगे देखो भाई, आगे क्या है, यहाँ पर आ जाता है फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। ठीक है, फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। ओके मैडम, अभी हम इसको ना कंपेयर करते हुए चलेंगे दूसरे देशों से। ठीक है, और इसके भी हम पॉइंट्स देख सकते हैं। ये फीचर्स हैं बट नॉट फीचर्स। फीचर्स भी आपको ना प्रॉब्लम जैसे ही नजर आएंगे, क्योंकि अब थे तो थे। ठीक है, पुराने टाइम के फीचर्स थे। तो पहला पॉइंट जो होता है फीचर्स इंडियन एग्रीकल्चर का, वो फीचर ना लग के ऐसा लगता है जी फीचर नहीं है। अब कोई फीचर थोड़ा होता, लो प्रोडक्टिविटी। हमारी प्रोडक्टिविटी लो थी तो फीचर नहीं है अपने आप में, बट है। ठीक है, हमारी इंडिया की जो प्रॉपर प्रोडक्टिविटी, थे। प्रोडक्टिविटी तो लो है। जैसा कि आपको पता है, अभी देखो यहाँ पर प्रोडक्टिविटी लिखी हुई है। प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है एक हेक्टेयर लैंड में, पर हेक्टेयर लैंड में कितना प्रोडक्शन हुआ है, टन्स ऑफ आउटपुट, टन्स ऑफ आउटपुट कंट्री। ठीक है, प्रोडक्टिविटी टन्स ऑफ आउटपुट पर हेक्टेयर ऑफ लैंड। ठीक है, तो इंडिया, ठीक है, इंडिया देखो कितना उगा रहा है, 3.6। ध्यान रखना कितना उगा रहा है, 3.6 लाख टन। लाख टन है क्या, देखो यहाँ पर नहीं है, नहीं टन है, 3.6 टन। अभी 3.6 टन को देखो इस तरीके से देख लो, ये बोलेगा 3600 केजी। ठीक है, 3600 किलो। एक टन में कितना होता है भाई, देखो एक होता है क्विंटल, है ना, ऐसे ही होता है ना, टन। हाँ। टन में 1000 किलो होता है ना। 3.6 टन का मतलब कितना हो गया, 3600 किलो। चाइना उसी चीज को कितना उगाता है, 6.6। 6800 केजी। और वियतनाम उगाता है 5800 केजी। और किस चीज को उगा रहा है ये, गेहूं को, चावल को। ठीक है, तो हमसे चावल में भी कितने आगे हैं आप ये देखो। और ये अप्रैल 2014 का डेटा है। ठीक है, और वर्ल्ड का एवरेज देखें तो वर्ल्ड में भी हमारे से ज्यादा ही चावल का प्रोडक्शन हो रहा है। अगर हम गेहूं की बात करें तो गेहूं में हम कितना उगा रहे हैं, 3100 किलो। चावल में 3600 किलो और गेहूं में 3100 किलो। चाइना गेहूं उगा रहा है 6500 किलो। और यूके, यूनाइटेड किंगडम, 9000 किलो गेहूं उगा रहा है। और वर्ल्ड का एवरेज है 3300 किलो। तो अभी भी हम वर्ल्ड के एवरेज से नीचे ही हैं। वहीं अगर हम देखें तो यहाँ तीसरे नंबर पर आता है मेज, मोटा अनाज कह सकते हैं, 2600 किलो। 2600 किलो सबसे बड़ी चीज है। चाइना उगा रहा है 5800 केजी, खेती में भी आगे देख रहे हो। और यूएसए उगा रहा है 10,700 किलो। ठीक है, वर्ल्ड का एवरेज भी 5600 किलो है। आपको पता है कॉर्न होता है ना, कॉर्न, कॉर्न में शायद हम लोग 2000 केजी के आसपास चल रहे हैं। और यूएसए, यूएसए चल रहा है 15,000 केजी पर हेक्टेयर लैंड। क्लियर हो रही बात यहाँ पर कि एक्चुअली हम एग्रीकल्चर में हम लो प्रोडक्टिविटी में ही बैठे हुए हैं। और लो प्रोडक्टिविटी ही क्या बताती है, साइन ऑफ बैकवर्डनेस। ठीक है, अच्छा, एग्रीकल्चर डिमांड तो कर रही है इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए। बैकवर्डनेस ऑफ एग्रीकल्चर इम्प्लाइज स्लो ग्रोथ। और एग्रीकल्चर के बैकवर्डनेस को ही हम क्या कहते हैं, स्लो ग्रोथ। ठीक है, ऑफ द इंडस्ट्री। बात समझ आ रही है, क्लियर है, क्लियर है। कहाँ गई ये लड़की, अरे माइक बंद था, मैं हाँ हाँ लगी पड़ी। हाँ ऐसे ही होता है, मैं भी जो पढ़ाता हूँ एक दिन मैंने पूरा पैरा पढ़ा दिया बच्चों को अच्छा, डिस्टिंग्विश अनएम्प्लॉयमेंट। अच्छा देखिए, होता है डिस्क्यूज अनएम्प्लॉयमेंट। इंपॉर्टेंट है भाई, क्या होता है डिस्क्यूज अनएम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब छिपी हुई बेरोजगारी। इट्स नॉट मीन छिपे हुए बेरोजगार, इट्स मीन कि जितनी जरूरत है उससे ज्यादा लोग लगे हैं। ठीक है, जरूरत से ज्यादा लोगों का काम करना, जरूरत से ज्यादा लोगों का काम पर होना, जरूरत से ज्यादा लोगों का काम पर होना। इट्स मीन डिस्क्यूज अनएम्प्लॉयमेंट कि एक खेत में 5 लोगों की जरूरत है बट 10 लोग लगे हुए हैं। ठीक है, तो लिखा क्या जाए, डिस्क्यूज अनएम्प्लॉयमेंट is a situation of hidden unemployment. It occurs when the number of person engaged in a piece of land is much higher than what is actually needed. बात वही पड़ गई। ठीक है, so apparently all the employed but in the reality many are unemployed. तो सभी देखा जाए तो सभी employed हैं but actually वो नहीं है।
ठीक है, अगर सब कुछ लोगों को काम से निकाल भी दिया जाए तो टोटल आउटपुट घटेगा नहीं। और ये इसका एक अपने आप में करेक्टरिस्टिक्स है किसका, एग्रीकल्चर का, कि भारत की खेतों में छिपे हुए बेरोजगार जरूर मिलेंगे। इसका मतलब दे आर वर्किंग, क्या कहते हैं, वर्किंग मोर देन नीडेड। ठीक है, और इसी चीज को बैकवर्डनेस और पॉवर्टी के बारे में दिखाया जाता है। आज भी हमारी जो खेती है वो रेनफॉल पर डिपेंडेंट है। जैसा कि मैंने चैप्टर नंबर 1 पढ़ाते हुए आपको बताया था कि आज भी 48.2% एरिया ही इरिगेशन में है। आज भी ओनली 48.2% ही खेती जो है वो इरिगेशन में है, मतलब सिंचाई व्यवस्था में बैठी हुई है। और आज भी 51 पॉइंट, अगर मैं बोलूँ 51.8% रेनफॉल पे डिपेंडेंट है। तो सोचो, जब रेनफॉल पे ही हम डिपेंडेंट है तो कहाँ से अच्छी क्रॉप होगी। फिर आता है सबिस्टेंस फार्मिंग। सबिस्टेंस फार्मिंग मतलब सिर्फ उतना अपने उगा लिए। पाना, हाँ, सिर्फ उतना उगा पाना जितना वो खुद खा सके। ठीक है, आज भी अब खेत ही नहीं है, छोटे छोटे से खेत हैं, तो वो उगाएंगे भी कितना, बड़े किसान है ही नहीं वो लोग। तो इट मीन्स द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द फार्मर इज टू सिक्योर सबिस्टेंस फॉर हिज फैमिली, इट इज नॉट टू अर्न प्रॉफिट। ये प्रॉफिट कमाने के लिए कभी भी नहीं होता। अच्छा, लैक ऑफ मॉडर्न इनपुट्स। आज हमारे पे ट्रैक्टर, थ्रेशर मशीन आ चुकी है, उसके बावजूद भी आज खेती कैसे हो रही है, बैलों से, या खुद ही लोग लगे हुए हैं। ठीक है, ये चीजें बड़ी। तो मॉडर्न इनपुट्स में जैसे केमिकल, फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, ठीक है, ये यूज होने की जगह पर कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, इट इज ओइंग टू पॉवर्टी ऑफ द बल्क ऑफ द फार्मिंग पॉपुलेशन इन इंडिया। तो फार्मिंग पॉपुलेशन बहुत कम है, इट्स लीड्स टू लो प्रोडक्टिविटी एंड देयरफॉर बैकवर्डनेस। अच्छा, स्मॉल होल्डिंग। स्मॉल होल्डिंग तो बड़ी क्वालिटी है भाई, आजकल सबके पास छोटे 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 खेत हैं, और भारत का हर एक व्यक्ति किसान है। आजकल हमारी खेती भी गमलों में हो रही है। तो जो गमलों में खेती हो रही है, वो गमलों में तो नहीं कहूंगा, बट खेत इतना बंटवारा, परिवार में बंटवारा इतना हो जाता है जिससे खेत के साइज बहुत छोटे हो जाते हैं, और वो किसी के भी काम करने लायक नहीं रहते। और कोई उनको बेचने को भी राजी नहीं होता कि कोई दूसरा व्यक्ति काम कर ले। क्यों? क्योंकि वो बोलते हैं मेरे बाप दादा की संपत्ति है, हमारे बाप दादा की संपत्ति है, हम नहीं बेचेंगे। ठीक है, तो स्मॉल होल्डिंग। तो सम होल्डिंग्स और स्मॉल साइज ऑफ द फार्मर एंड लैंड अंडर कल्टिवेशन इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द इंडियन, जो भी है। ठीक है, बस छोटे खेत हैं। अच्छा जी, दूसरी बात क्या होती है? ठीक है, मशीनाइजेशन ऑफ फार्मिंग, यूज ऑफ मशीन्स बिकम डिफिकल्ट। छोटे छोटे खेतों में मशीन पहुंचना मुश्किल काम है। और मार्जिन फार्मिंग कंटिन्यूज टू व्यू फार्मिंग एज सोर्स ऑफ सबिस्टेंस रादर देन द एंटरप्रेन्योर ऑफ द प्रॉफिट। तो भाई कोई भी ट्रैक्टर, थ्रेशर मशीन क्यों लेगा जब उसको पता है मेरा कुछ होना ही नहीं है। आज भी जिन लोगों के पास खेत हैं बड़े, और वो पूरा खेती नहीं कर सकते, तो उनको क्या करा जाता है, बटाई पे दे देते हैं वो लोग। बटाई पे, बटाई का मतलब यहाँ पर किराए पे देना होता है। तो उनके बीच में कन्फ्लिक्ट होता है, लैंड लॉर्ड टेनेंट कन्फ्लिक्ट होते हैं आज भी। क्यों? क्योंकि जिस टाइम पे दिया गया था वो टाइम कैसा था, और आज टाइम कैसा है। ठीक है ना, वो टाइम कैसा था और आज टाइम कैसा है, तो आज टाइम बदल चुका है भाई। ठीक है, और बदल भी चुका है। साथ साथ नॉट ओनली दिस, बटाई पे दे दो ना खेत, तो सामने जो किसान है, ठीक है, जो खेती कर रहा है एक्चुअल में, तो कई बार क्या होता है, उसके परिवार वाले जिसका खेत है वो आ जाते हैं, बोलते हैं अरे देखो कितना बढ़िया। तो रेंट भी दो, साथ साथ जो उसके खेत में गेहूं, चावल, सब्जियां होगी हैं वो भी पहुंचाओ। तो उसको लगता है कि मैं बहुत ज्यादा, मतलब ज्यादा दे रहा हूँ। ठीक है, और इसके चक्कर में बड़े झगड़े से हो रहे होते हैं, क्योंकि उससे कुछ निकलता नहीं है, इसलिए भी। तो क्या लिखते हैं वो, तो ह्यूज एरिया आर कल्टिवेटेड बाय द टेनेंट्स हु आर नॉट ओनर ऑफ द सॉइल। ठीक है, बट द बल्क ऑफ द रेवेन्यू इज appropriated by the owners, the landlord tenant often get the bare minimum। तो बहुत कम मिल पाता है उनको, क्योंकि सारी मेहनत वही करते हैं। little or no surplus left with the tenants for the reinvestment, accordingly agriculture tends to stagnate। तो बढ़ती नहीं है वो। अच्छा, बैकवर्ड टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी कैसी है आज भी हमारी, बहुत बेकार। आज भी हम खेती में किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, बुल का, ठीक है, बैलों का, वैसा है ना। तो वो ये टेक्नोलॉजी हमारी फीचर है, और यही आपको देखो प्रॉब्लम में नजर आएंगी। देखो आज हम यहाँ तक प्रॉब्लम्स तक खत्म कर दें, और उसके बाद हमारा मेन टॉपिक चालू हो जाएगा। तो प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, क्या प्रॉब्लम्स है इंडियन एग्रीकल्चर की, वही सारी चीजें। देखो हमारे पे मीन्स ऑफ इरिगेशन ही नहीं है, खेती की बाड़ी में सिंचाई नहीं है। अभी मैंने आपको बताया 51.8% एरिया तो आज भी खेती, सिंचाई योग्य, मतलब सिंचाई होती नहीं है। ठीक है, ये देख लो, खेती चल रही है 2 बैलों के बेसिस पे। ठीक है, कैसे काम होगा, फाइनेंस नहीं है। ठीक है, ये हमने रूरल डेवलपमेंट चैप्टर में पढ़ा है, और जब पढ़ेंगे दोबारा से तब समझेंगे फिर से। और डेफिशिएंसी ऑफ फाइनेंस, भाई फाइनेंस की कमी है, पैसा ही नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, तो हमारे पास पैसा नहीं है, और पैसा सोर्सेज जो होते हैं वो भी गिरवी रखवाते हैं चीज़ों को। ठीक है, तो चीज़ें हो नहीं पाती। कन्वेंशनल आउटलुक, आज भी लोग क्या करते हैं, आउटलुक क्या कहते हैं, खेती हमारी माँ है, और ये हमारे बाप दादाओं की संपत्ति है, और ये सारी चीज़ें चलती हैं, पुरानी सोच ढर्रा चलता है। तो उसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करते, ना बेचते हैं, और ना कोई
क्रॉप अच्छी तरीके से हो पाती है। स्मॉल एंड स्कैटर्ड होल्डिंग्स, ठीक है, छोटे छोटे खेत हैं वो भी बिखरे हुए हैं। एक्सप्लॉयटेटिव एग्रीन रिलेशन, तो भाई सीधी सी बात है, जो किसान खेती, जो मालिक है वो अपने जो नौकर होते हैं उनका एक्सप्लॉयटेशन करता है, ठीक है। सबसे बड़ी चीज़ है हमारे मार्केटिंग सिस्टम अच्छा नहीं है, लैक ऑफ ऑर्गेनाइज मार्केटिंग सिस्टम, जिसकी वजह से खेती अच्छी खासी नहीं हो पाती। और मार्केटिंग सिस्टम को हमने रूरल डेवलपमेंट में पढ़ा है कि ये 6 स्टेप फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। अब आ जाते हैं हमारे पे एग्रीरियन रिफॉर्म। तो ये पहले बुक में देख लेना, बट ये एग्रीरियन रिफॉर्म कल से पढ़ाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है इसके लिए बहुत अच्छा टाइम चाहिए पूरा प्रॉपर, ठीक है। और इतना पढ़ के आना भाई, ठीक है मैडम। भूमि, अंजलि, राधिका, ठीक है। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो आप यस बोल सकते हैं या लिख सकते हैं, फिर हम क्लास खत्म कर भैया सकते हैं। हाँ जी बोलो। अभी सैंपल पेपर आएंगे तो सबसे अच्छे सैंपल पेपर किसके होते हैं? किसी के नहीं होते, मेरे होते हैं सैम्पल पेपर सबसे अच्छे। अरे और सब्जेक्ट के। मैं दे दूंगा सब। अच्छा, और सब्जेक्ट के? आपको इंग्लिश का, कौन? देखो इंग्लिश का तो कोचिंग में रखा हुआ है, जाके ले आना। इंग्लिश का? हाँ, अच्छा, ले आना, मतलब वो क्या कहते हैं, प्राइस, पेड प्राइस वाला है वो, ठीक है। मतलब कैसे? बुक नहीं है, बुक होती है? सैम्पल पेपर की पूरी बुक है। अच्छा। हाँ, मतलब अभी जो तुम्हारे पिछले साल वाले सैम्पल पेपर मार्केट में आए भी नहीं है, तो मैंने हम्म। पहले से परचेज करके रखे हुए थे वो। सिर्फ 10 अ- सैम्पल पेपर है मेरे पास इंग्लिश के बस, अच्छा। ठीक है ना। तो वो 10 ठीक। पेपर जिसको भी लेने होंगे ले आना, ठीक है। और उसमें क्या कहते हैं 20% डिस्काउंटेड है वो, जो भी प्राइस है उसका, ठीक है। ठीक है। इतना बाहर मिलना ही नहीं है इसलिए, ठीक है। चलो फिर, बाय बाय। ओके, बाय।